नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण टॉपिक पर आधारित प्रैक्टिस पेपर 3 में। सर्वप्रथम साथियों, रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान राम आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। आगे आने वाली परीक्षा में हम सभी को सफलता मिले, ऐसी मैं कामना करता हूं। इसी के साथ हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न, प्रतिभा के दो भेद कारित्री एवं भावित्री किस आचार्य ने किए हैं? प्रतिभा के दो भेद कारित्री एवं भावित्री किस आचार्य ने किए हैं? वामन, राजशेखर, जगन्नाथ, भट्टतौत। सही विकल्प है राजशेखर। जो साथी नए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया लगभग 20 प्रश्नों तक आप अवश्य देखें। उसके बाद आप निर्णय करें कि आपको वास्तविक पेपर का अनुभव हो रहा है या नहीं। ये पेपर आपकी तैयारी में ज़रूर सहायक है और ऐसा ही कुछ पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप संबंधित प्रश्न से जहाँ पर ज़रूरी होगा वहाँ पर मैं आपको ट्रिक वगैरह देता रहूँगा, जिससे आपको प्रश्न भूलेगा नहीं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देवनागरी लिपि का विकास हुआ खरोष्ठी से, फारसी से, मराठी से, ब्राह्मी से। तो BGKD ब्राह्मी, गुप्त, कुटिल, देवनागरी। ब्राह्मी से ये जो है देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ब्राह्मी, गुप्त, कुटिल, देवनागरी। तो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी से। तीसरा प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? बघेली, ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली। तो जिन साथियों ने भाषा वाला व्याकरण का पहला टेस्ट किया होगा तो वहाँ पर मैंने सभी की ट्रिक विस्तार से बताई है, लेकिन यहाँ पर जहाँ जहाँ पर ऐसे प्रश्न आते रहेंगे मैं बताता रहूँगा। पश्चिमी हिंदी की ट्रिक थी कब्र कहबू, कौरवी, ब्रज, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेली। तो इनमें से कौन सी है? कह, कब्र में एक तो कब्र की ये है, कहबू। खड़ी बोली भी है, कन्नौजी भी है, लेकिन बघेली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है छावब ट्रिक के तहत। छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली। चौथा प्रश्न है, दिल्ली व मेरठ के आसपास बोली का क्या नाम है? दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? ब्रजभाषा, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी। तो मेरठ के आसपास पूछा जाए, दिल्ली में पूछा जाए तो वहाँ पे खड़ी बोली आप तुरंत लगाएं, वहाँ पर ब्रजभाषा का कोई मतलब नहीं है। पांचवा प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान की बोली निम्नलिखित में से कौन सी है? जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाली, मालवी। तो मेवाली कोई भाषा नहीं है, मेवाती है। तो पश्चिमी राजस्थान की बोली है जयपुरी, जयपुरी नहीं है, जयपुरी। देखिए पूर्वी पश्चिमी की ट्रिक है और बाकी उत्तरी दक्षिणी की जल्दी पूछी नहीं जाती है। तो पश्चिम की ट्रिक क्या है? मामे बांसे, मामे बांसे आप सुनिए और लिखिए। मारवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, बांगड़ी, शेखावटी, मामे बांसे। और पूर्वी राजस्थान के लिए आप याद रखिए जहाँ में अहीर, जहाँ में अहीर। जयपुरी, हाड़ौती, मेवाती, अहीरवाटी, ये पूर्वी राजस्थान की हैं। आपको कभी भूलेगा नहीं और आपका कभी गलत नहीं होगा। जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहते हैं, याद रखिएगा। छठा प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति सौर सैनी, मागधी और
अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है, बिल्कुल सही है। हिंदी में डा ढा ध्वनियाँ संस्कृत भाषा से आगत है। मगही बोली का विकास बिहारी उपभाषा से संबंधित है, बिल्कुल है। मग में भोज, मगही मैथिली भोजपुरी बिहारी हिंदी के तीनों भाषाएं हैं। अवधी बोली अब अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है, ये भी ठीक है, परंतु ये ठीक नहीं है। हिंदी की मूलतः कितनी बोली मानी जाती हैं? हिंदी की मूलतः कितनी बोली मानी जाती हैं? 7वां प्रश्न है। तो यहाँ पर 4, 7, 8, 10 8 बोली मुख्यतः मानी जाती हैं। साथियों, पेपर करवाने में थोड़ी तेज़ी आएगी क्योंकि परीक्षा नज़दीक है, कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को करना है। कल हम मुहावरे पर आधारित 200 प्रश्न लेकर हाजिर होंगे। उम्मीद है कि कोई भी मुहावरा लोकोक्ति का प्रश्न उनसे बाहर नहीं जाएगा। 2 पेपर हैं 100 प्रश्नों के, लेकिन एक साथ मैं उनको कवर करूंगा एक क्लास में। 8वां प्रश्न है, नकांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। नकांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। इस उक्ति के लेखक हैं भामा, दंडी, उद्भट, रुद्रट। तो ध्यान रखें, मैंने आपको पहले ही बताया है और जो पेपर मैंने करवाए हैं, ये जो भा आता है ये भामा, यहाँ से ऐसे आप ट्रिक लगा सकते हैं ताकि आपका प्रश्न न गलत हो। हमें प्रश्न गलत नहीं करना है, सही करना है। विद्वान बनने के लिए भी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? लोक भाषा, जन भाषा, देश भाषा, अशुद्ध भाषा। तो भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा नाम दिया है। 10वां प्रश्न है, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है, 3 होंगी, 1 नहीं होगी। तो प्रकृति पर्यवेक्षण नहीं है। स्वच्छंदतावाद में प्रकृति पर्यवेक्षण नहीं है। प्रेम चित्रण है, कथा गीत प्रयोग है, ब्रज भाषा में रचना है। तो केवल ये विशेषता नहीं है, बाकी ये तीनों विशेषताएं स्वच्छंदतावाद की हैं। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? विदग्धता, अभिव्यंजना, चारुता, चमत्कार। तो अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है। माधव विलास के रचनाकार कौन है? माधव विलास के रचनाकार लल्लूलाल, सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी, सदा सुखलाल। लल्लूलाल माधव विलास के रचनाकार हैं। आदिकाल में ये कई बार प्रश्न आया। रंगमंच में पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। कलाकार दीर्घ जहाँ कलाकार रहते हैं, दर्शक दीर्घ जहाँ दर्शक बैठते हैं। ग्रामीण जीवन को सांस्कृतिक गरिमा प्रदान करने के लिए फणीश्वर नाथ रेणु ने अपनी रचनाओं में जिस भाषा का प्रयोग किया है उसमें है। तो रेणु जी की भाषा जब बात आए तो सीधे आप मैला आंचल को ध्यान में रखें। शुद्ध तत्सम शब्दावली का प्रयोग बिल्कुल नहीं है। बनावटी भाषा का प्रयोग ये भी नहीं है। ग्रामीण मुहावरों तथा आंचलिक शब्दावली का प्रयोग, ठेठ हिंदी का प्रयोग। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ठेठ हिंदी उन्होंने बोली है, परंतु ऐसा नहीं है। उन्होंने खूब ग्रामीण मुहावरों और आंचलिक शब्दावली का प्रयोग किया। 15वां प्रश्न है, विशिष्ट शैलीकार होने के कारण रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, कलम का जादूगर,
कलम का रक्षक, तो कलम का जादूगर कहा जाता है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। किस आलोचक ने कहा है? तो वो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। कथनों को आप सीधे याद रखें, इनका कोई वो नहीं है, क्योंकि ये जब पूछे जाते हैं, हालांकि ये बहुत पॉपुलर है। इसका एक और पूछा जाता है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, तो वो रामविलास शर्मा जी का कथन है। एक है हिंदी नई चाल में ढली, तो डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी नई चाल में नहीं ढली, रामविलास शर्मा। इन चारों कथनों को आप एक साथ याद रखें, लिख लीजिए। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, डॉक्टर नगेंद्र। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, रामविलास शर्मा। हिंदी नई चाल में ढली, डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी नई चाल में नहीं ढली, डॉक्टर रामविलास शर्मा। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाट्य काव्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाट्य काव्य नहीं है? अग्निलीक, अंधा युग, परशुराम की प्रतीक्षा, एक कंठ विस्पाई। परशुराम की प्रतीक्षा नाट्य काव्य नहीं है। अगला प्रश्न है 18वां, अबे सुन बे गुलाब, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आप। काव्य पंक्तियों का संबंध है प्रगतिवादी कविता से, प्रयोगवादी कविता से, समानांतर कविता से। इनमें से कोई नहीं, तो ये निराला की रचना है कुकुरमुत्ता, और ये प्रगतिवादी कविता है कुकुरमुत्ता। यहाँ गुलाब, गुलाब अडानी अंबानी जी का प्रतीक है, वहीं कुकुरमुत्ता गरीब व्यक्ति का प्रतीक है। ऐसे आप समझ सकते हैं, किसी की भावनाएं ना आहत हों, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हनुमान, लक्ष्मण, विभीषण। तो ये निराला जी की पंक्तियां हैं, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके सही कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, तो ये बहुत पॉपुलर है, ये पंत जी की पंक्ति है, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। अगला विकल्प है, यह तीसरा आदमी कौन है? एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक आदमी न बेलता है सिर्फ खाता है, ऐसा कुछ है। ये पंक्तियाँ धूमिल की हैं, सुदामा प्रसाद। ये पंक्तियाँ धूमिल की हैं। पहला विकल्प है, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये मुक्तिबद्ध बोध की है। आ गए प्रियंबद्ध केश कंबली गुफा गे, ये असाध्य वीणा से है, अज्ञे की पंक्तियाँ हैं। और यहाँ पे पहली पंत की थी, फिर उसके बाद ये पहला धूमिल, 3 1 5 4। कोई भी विसंगति हो तुरंत आप कमेंट कीजिए, मुझे आप टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए। लिंक वाले सेक्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। हमारे वो साथी, आप ज़रूर बताएं कि 20 प्रश्नों को पढ़ने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है। उम्मीद है बेहतर लगा होगा। अगर प्रश्नों का स्तर स्तरीय है, अच्छा है, तो ज़रूर आप सूचित करें, और प्रश्नावली कैसी करवाई जा रही है वो भी हमें बताएं। आपका कमेंट ही हमें आगे का मार्ग दिखलाता है। और सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें। और आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल पूरा हो चुका है, आधुनिक काल भी
आधुनिक काल भारतेंदु युग द्विवेदी युग पर पूरा हो चुका है। आगे अभी करवाया जाएगा थोड़े दिनों में। अभी ये संपूर्ण टॉपिक पे चल रहा है, क्योंकि सब कुछ ज़रूरी है, हमको सब कुछ लेके चलना है। किसी चीज़ को हम कमज़ोर नहीं समझेंगे और किसी चीज़ को छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो बने रहें साथ में। आइए शुरू करते हैं। और जो साथी नए हैं उनको मैं हर उसमें बताता हूं कि रामबाण नोट्स, जिसमें पिछले 24 वर्षों के प्रश्नों का संकलन है, उसे आप ज़रूर पढ़ें। टेलीग्राम में लिंक शेयर किया गया है, बहुत साथी हमारे ढूंढ नहीं पा रहे थे, तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और उसमें ऊपर पड़ा होगा और वहां से आप रामबाण नोट्स पढ़ सकते हैं। 21वां प्रश्न है, संप्रेषण एवं मूल्य सिद्धांत के प्रतिपादक है। संप्रेषण एवं मूल्य सिद्धांत के प्रतिपादक हैं रिचर्ड्स। इससे आप रिलेट कर सकते हैं। 22वां प्रश्न है, उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार हैं। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार हैं कुंवर नारायण, रामविलास शर्मा, केदारनाथ सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र। तो सही विकल्प है केदारनाथ सिंह। ये शायद कोई गलत प्रश्न टाइप हो गया है और ये कहीं और का पेस्ट हो गया है। आजकल टाइपिस्ट थोड़ा काम ज़्यादा होने की वजह से नशे में रहता है, कहीं का कुछ भी उठा के टिप देता है। सूची 1 युग और सूची 2 साहित्य काल में सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट में से सही विकल्प चुनिए। कृति दी गई हैं और इधर लेखक हैं। 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरितम, देखिए 10 से दंडी आप याद रखें, 10 से डंडी, दा दोनों के नाम में दा है, आपको भूलेगा नहीं। नैषद चरित श्रीहर्ष, ये वाला सा है, ये हर्ष में भी है और इसमें भी है, मूर्धन्य सा। नैषद चरित श्रीहर्ष। उत्तर रामचरित, जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न आए, लेकिन पूछा जा सकता है तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। उत्तर रामचरित भवभूति। तो 3, 1, 2। 3, 1, 2 सी विकल्प यहाँ पे सही है। भवभूति का मूल नाम क्या था? 23वां प्रश्न है। भवभूति का मूल नाम क्या था? श्रीपत, श्रीकंठ, दामोदर, नीलकंठ। तो श्रीकंठ उनका मूल नाम था। काव्य शोभायाम कर्तारो धर्मः गुणा। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मः गुणा। इसमें कुछ नहीं बनना और इसकी ये परिभाषा है आचार्य वामन की। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, करबला। करबला प्रेमचंद का है और ये नाटक प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। बाकी सभी जयशंकर प्रसाद जी के हैं। 26वां प्रश्न है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, इस कथन का संबंध है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, इस कथन का संबंध है। चंद्रगुप्त कार्नेलिया, ध्रुवस्वामिनी कोमा, चंद्रगुप्त अलका, स्कंदगुप्त बसंतसेना। इसका संबंध है चंद्रगुप्त कार्नेलिया से। 27वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा अनुक्रम संगत है? संगत अनुक्रम पूछा गया है। जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त, धातुसेन, प्रसादांत, यही क्रम संगत है। आवारा मसीहा के लेखक हैं। आवारा मसीहा के लेखक हैं ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी है, विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखी गई थी। रसीदी टिकट, इसमें 14 वर्ष का लगभग समय लगा था, ये भी पूछा जाता है। 29वां प्रश्न है, रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? विधा को जरूर ध्यान रखें।
कई बार केवल विधा पूछ ली जाती है कि रसीदी टिकट की विधा क्या है। तो आइए विकल्पों में चलते हैं। अमृता प्रीतम, कृष्णा सोबती, अमृत राय, खुशवंत सिंह। ये अमृता प्रीतम की आत्मकथा है रसीदी टिकट। बंगदूत नामक हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया था? बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा 9 मई 1829। कलकत्ता से निकाला गया था, कलकत्ता से। बंगदूत राजा राम मोहन राय। अज्ञेय ने किस पत्रिका का संपादन किया था? अज्ञेय ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका, हिंदी प्रतीक, पीयूष प्रवाह। सही विकल्प है प्रतीक का संपादन किया 1947 में। प्रयोगवादी काव्य आंदोलन को शक्ति देने में ये बहुत ही सहायक रही। 1947 प्रतीक अज्ञेय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? मार्क्सवाद आए या प्रगतिवाद आए तो एक ही है। नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, विजय देव नारायण शाही। शाही जी मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं हैं, बाकी सभी मार्क्सवादी या प्रगतिवादी विचारधारा के आलोचक हैं। आलोचक की आस्था किसकी कृति है? आलोचक की आस्था किसकी कृति है? 33वां प्रश्न है। आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुक्तिबोध। आलोचक की आस्था डॉक्टर नगेंद्र की कृति है। 34वां प्रश्न है। कुट्टी चातन के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हुए हैं? कुट्टी चातन के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हुए हैं? तो कुट्टी चातन उपनाम है अज्ञेय का। हिंदी विविध वाले में जब आपने पढ़ा होगा वहाँ पर मैंने एक बात बताई थी, शायद आपको ध्यान हो, तो वहाँ पर भी मैंने बताया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, वाकई 10 से 11 नंबर से कम नहीं पूछा जाएगा उससे। परीक्षा के बाद मैं आपको प्रमाण दूंगा कि कौन कौन से प्रश्न केवल उन 28 पन्नों में से दिए गए हैं। और उसके लास्ट के पन्ने मैंने आपको टेलीग्राम पर भी भेज दिया है, क्योंकि विधाओं को आपको याद ही करना पड़ेगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 35वां प्रश्न है। निम्नलिखित निबंधों को, ध्यान रहे निबंध हैं, उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर परसाई जी का निबंध है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर परसाई का है। देखिए पहले का 5वां हो गया। बसंत आ गया है, बसंत आ गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रिया नीलकंठी काव्य में रहस्यवाद, काव्य में रहस्यवाद रामचंद्र शुक्ल जी का है। प्रिया नीलकंठी ये कुबेरनाथ राय का है, इसका पहला सही है। तो 5, 4, 1, 2 सी विकल्प में हमें अपने अनुसार मिला। निम्नलिखित में निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? निम्नलिखित में निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? तो अभी बताया गया था कुकुरमुत्ता। अष्टयाम किसकी रचना है? अष्टयाम किसकी रचना है? रामानुजाचार्य, नाभादास, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य। तो अष्टयाम नाभादास की है। नाभादास की एक रचना भक्तमाल भी खूब पूछी जाती है। 38वां प्रश्न है। पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन कितने भागों में किया है? पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने
हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन कितने भागों में किया है? 6, 7, 10, 8। सही विकल्प है 8। 8 भागों में रामनरेश त्रिपाठी जी ने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन किया है। सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। अरुण कमल, अपनी केवल धार, लीलाधर जगूड़ी, बची हुई पृथ्वी, उदय प्रकाश, अबूतर कबूतर, ये तक नहीं है, अबूतर कबूतर, मुक्तिबोध, जमीन पक रही है, जमीन पक रही है केदारनाथ सिंह की है। केदारनाथ सिंह, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जमीन पक रही है केदारनाथ सिंह। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं हैं? निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं हैं? बड़े घर की बेटी, मिस पद्मा, ठाकुर का कुआं, छोटा जादूगर। छोटा जादूगर जयशंकर प्रसाद की कहानी है, बाकी सभी प्रेमचंद की हैं। वारेन हेस्टिंग्स का सांड, वारेन हेस्टिंग्स का सांड, साढ़ नहीं सांड है ये। शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश, अरुण प्रकाश, उदय प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। देखिए, ऐसे ही आपको कंफ्यूज किया जाता है। सब में प्रकाश देखा और कंफ्यूज हो गए, तो सही विकल्प है उदय प्रकाश। नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं हैं। नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं हैं। राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, गंगा प्रसाद बिमल, मोहन राकेश। तो इनके लिए एक ट्रिक शायद आपको बताई गई होगी। कमोरा, जब आपने रामबाण पढ़ा होगा। कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, गंगा प्रसाद बिमल नई कहानी आंदोलन से नहीं जुड़े हैं, ये अकहानी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, देखिए नाम देखिए, बाण भट्ट की आत्मकथा है। एक कहानी, एक उपन्यास, एक आत्मकथा, इनमें से कुछ भी नहीं। तो जब परीक्षा में आता है, हमारा दिमाग 7वें आसमान में रहता है। जो शांति से पेपर देते हैं तो उनको पता रहता है कि सीधे पूछा गया है, ज़रूर कुछ झोल होगा। झोल क्या है? ये आत्मकथा नहीं है, ये कहानी भी नहीं है। ये क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? झूठा सच, तमस, आधा गांव, कर्मभूमि। तो कर्मभूमि का जो कथानक है वो भारत पाकिस्तान विभाजन पर नहीं है, ये प्रेमचंद का है। तमस भीष्म साहिनी का है। आधा गांव राही मासूम रजा का है। राही मासूम रजा का एक और उपन्यास है टोपी शुक्ला, वो भी पूछा जाता है। झूठा सच यशपाल का है। भारत पाकिस्तान विभाजन पर ये नहीं है, बाकी ये तीनों भारत पाकिस्तान विभाजन पर है। और तमस पर तो फिल्म भी बनाई जा चुकी है गोविंद निहलानी जी के द्वारा। बामन दास, बामन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? तमस हो सके तो एक बार आप ज़रूर देखिएगा, शायद पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। प्रश्न अगर सही करना है केवल तो सही हो जाएगा। साहित्य पर आधारित फिल्में जरूर, हम इतना आप लोग फिल्म देखते होंगे तो एक बार ये साहित्य पर आधारित फिल्में भी देखिए। कम से कम नहीं पढ़ा जाता है, हर उपन्यास व्यक्ति नहीं पढ़ सकता है, परंतु उन्हें देख सकता है और वो देखी हुई चीज़ें ज़्यादा आत्मसात होती हैं। बामन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? गोदान, प्रति परिकथा, बलचन्मा, मैला आंचल। मैला आंचल में बामन दास रहते हैं। ये दोनों रेणु के हैं। बलचन्मा नागार्जुन का है। नागार्जुन के लिए
इससे पहले वाले पेपर में मैंने ट्रिक बताई थी बाबा कुरपा, बलचन माँ, बाबा बटेश्वर नाथ, कुंभी पाक, रतिनाथ की चाची और पारो उनका अंतिम उपन्यास है गोदान प्रेमचंद। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है? तमस, आधा गांव, कितने पाकिस्तान। तो देखिए ये तो तीनों हैं, परंतु राग दरबारी जो श्री लाल शुक्ल का है वो नहीं लिखी गई है। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का है। बाकी अभी हम बता चुके हैं। इसमें से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है? इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है? आखिरी कलाम दूधनाथ सिंह का है और ये विभाजन समस्या पर नहीं है। बाकी सभी विभाजन समस्या पर हैं। सूखा बरगद मंजूर एहतसाम का है। आखिरी कलाम दूधनाथ सिंह का है। हिंदी नवरत्न में त्रिपाठी बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? केशव मतीराम, केशव भूषण, भूषण देव, भूषण मतीराम। भूषण मतीराम को हिंदी नवरत्न में त्रिपाठी बंधु के नाम से जाना जाता है। 49वां प्रश्न है, रोमांटिक काव्यधारा को किसने छोकरावाद की संज्ञा दी है? रोमांटिक काव्यधारा को किसने छोकरावाद की संज्ञा दी है? तो लाला भगवान दीन ने दी है। लाला भगवान दीन ने दी है। 50वां प्रश्न है, अनुभूति पर प्रवृत्ति और निवृत्ति निर्भर है। अनुभूति पर प्रवृत्ति और निवृत्ति निर्भर है। अनुभूति मन की पहली क्रिया है। अनुभूति मन की पहली क्रिया है। संकल्प विकल्प दूसरी। यह कथन शुक्ल के किस निबंध का है? श्रद्धा भक्ति का है। 50 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अभी 75 प्रश्न और बाकी हैं। आप हमें ये ज़रूर बताएं, क्या सभी टॉपिक से बराबर प्रश्न आपको मिल रहे हैं? क्या ऐसा ही पेपर आप नहीं पाते हैं जो 2021 वाला टीजीटी का था या पीजीटी का था? क्या ऐसा नहीं था? प्रश्नों का स्तर, पेपर का स्तर कुछ ऐसा ही था। तो आप सभी सहयोग करें और वीडियो को लाइक करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। 51वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना गद्य गीत विधा से भिन्न है? गद्य गीत विधा से भिन्न है। शारदीया, लहरपंथी, उजली आग, शब्द सेतु। शब्द सेतु कविता है। बाकी सभी गद्य गीत विधा से हैं, गद्य हैं। शारदीया जगदीश चंद्र माथुर की है। उजली आग की विधा निबंध है और ये रामधारी सिंह दिनकर की है। शब्द सेतु रामदरस मिश्र की है। 52वां प्रश्न है, भारतीय इतिहास का मुख्य अंतर्विरोध शास्त्र और लोक के बीच का द्वंद्व है, न कि इस्लाम और हिंदू धर्म का संघर्ष। कथन किसका है? भारतीय इतिहास का मुख्य अंतर्विरोध शास्त्र और लोक के बीच का द्वंद्व है, न कि इस्लाम और हिंदू धर्म का संघर्ष। कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा। ये नामवर सिंह का कथन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय इतिहास का मुख्य अंतर्विरोध शास्त्र और लोक के बीच का द्वंद्व है, न कि इस्लाम और हिंदू धर्म का संघर्ष। यह कथन नामवर सिंह का है। कुमुदनी हूँ प्रफुल्लित भई सांझ कला निधि जोड़। कुमुदनी हूँ प्रफुल्लित भई सांझ कला निधि जोड़ निम्न पंक्ति में समासोक्ति अलंकार है। बी विकल्प सही है। अलंकार पर आधारित अभी क्लास बाकी है। बहुत जल्द अलंकार छंद पर तो हो चुकी है शायद, रस पर
छंद और अलंकार अभी बाकी हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाई जाएगी, थोड़ा पेपर टाइप होके आ जाए। 54वां प्रश्न है, सहृदय के चित्त में जो सहसा व्याप्त हो जाता है, सहृदय के चित्त में जो सहसा व्याप्त हो जाता है उसे कौन सा गुण कहते हैं? माधुर्य गुण, ओज गुण। जो सहसा ही अचानक अपने आप बहुत जल्दी से व्याप्त हो जाता है तो उसे प्रसाद गुण कहते हैं। सी विकल्प सही है। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं, तो द्विवेदी युग आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, इस पर वक्त जाया नहीं करेंगे और बिल्कुल आप मैथिली शरण गुप्त को निस्संदेह लगा देंगे। रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? गंगावतरण का छंद पूछा जाता है, कई बार ये प्रश्न आ चुका। रोला छंद। मंगलेश डबराल की रचना है, मंगलेश डबराल की रचना है। पहाड़ पर लालटेन, जख्म पर धूल मलयच की है। सुनो कारीगर उदय प्रकाश की है। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र धूमिल की है। 58वां प्रश्न है, स्रा एक संयुक्त व्यंजन है, स्रा एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया जाता है? तो तालुशा और रा वर्णों का मेल किया जाता है, जिससे ये श्रा बनता है। ये जो गोली है ये इसी की है। वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए विकल्पों में कौन शुद्ध है? वर्तनी की देखिए, कवित्री खूब पूछा जाता है, कब इत्री। शंभु के रचनाकार हैं, शंभु के रचनाकार हैं जगदीश गुप्त। बी विकल्प सही है। देखिए, जो रचनाएं हैं सीधे आप उनको याद रखें। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। जमुन जल तुम, ये जमुन जल तुम है, जमन जल तुम लिखा है, तम लिखा है, तो जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र, धूमिल, शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल जी। जमुन जल तुम। 63वां प्रश्न है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? तद्भव तत्सम पर टेस्ट हो चुका है, 100 या 125 प्रश्न है। तत्सम कहलाते हैं। तद्भव मतलब जो उससे उत्पन्न हुए हैं, जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, तद्भव कहलाते हैं। लेकिन जो ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। रसोई घर का समास विग्रह है, रसोई के लिए घर तत्पुरुष समास है। समास पर भी बहुत जल्द पेपर आएगा, 100 या 125 प्रश्नों का। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक। तो क्रिया का आधार कौन? जिसमें में और पर लगता है। अधिकरण कारक, जिसके पास कुछ ना हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द। पेपर हो गया है, शायद नहीं हुआ होगा तो जल्दी करा दूंगा। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। समष्टि का विलोमार्थी शब्द है, विलोम शब्द तो हो चुके हैं, कन्फर्म है मुझे। समष्टि का व्यष्टि। पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पौ धन अन, वहीं पो धन अन पवन का है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। आकाश पुष्कर। कमल ताम्रस सही है, यमुना जाह्नवी सही है, कामदेव मनोभाव मनोज सब सही है, लेकिन आकाश का पुष्कर नहीं होता है।
ये तालाब का होता है। अधोलिखित में से आकाश के पर्यायवाची पुष्कर, अभ्रद्या, पुष्कर, पोखरा आकाश के हैं। नभ, गगन, अंबर, व्योम ये सब आकाश के पर्यायवाची हैं। अधोलिखित में से कौन एक घर का पर्यायवाची है? अयन, चयन, मयन, घरन। देखिए कोई मतलब नहीं है। अयन घर का पर्यायवाची है। जिसका निवारण न हो सके, जिसका निवारण न हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द अनिवार्य है। देखिए उत्तर भी लिख दिया इसी में। एक शब्द है होना चाहिए, अनिवार्य यहाँ नहीं होना चाहिए। एक शब्द अनिवार्य है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से अशुद्ध युग्म है। हल्दी तत्सम तद्भव। देखिए हल्दी का हरिद्रा होता है, बिल्कुल सही है। पृष्ठ पन्ना ये भी सही है। चुल्ली चूल्हा ये भी सही है। लेकिन पर्यक परख नहीं होता है, परख का परीक्षा होता है। ये पर्यंक का पलंग होता है, इसका पलंग होता है, परख का परीक्षा होता है। 73वां प्रश्न है, निम्न में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ओष्ठ ध्वनि के लिए ट्रिक आपको व्याकरण के जो वर्णमाला वाला है उसमें बताया गया है। ऊपू ओष्ठ, ऊपू ओष्ठ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पा वर्ग के जो शब्द हैं वो उसमें आते हैं ओष्ठ में। बाकी इच यस तालु, चा वर्ग या चा छा जा झा इया, छोटी ई, बड़ी ई और सिटकारी सा ये जो अभी आया था ये वाला, ये सभी तालु से उच्चरित होते हैं। जल शब्द का पर्यायवाची है, जल शब्द का पर्यायवाची है सलिल। अमी अमृत का है, अनलाक का है। मणिकर्णिका आत्मकथा के लेखक हैं, मणिकर्णिका आत्मकथा के लेखक हैं तुलसीदास। तुलसीदास नहीं, यहाँ तुलसी राम होना चाहिए और इन्होंने ही मणिकर्णिका आत्मकथा अपनी लिखी। छिहत्तरवां प्रश्न है, हिमादित्युं श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। पंक्ति किस रचना से तथा किसकी है? कमायनी प्रसाद, चंद्रगुप्त प्रसाद, भारत भारती गुप्त जी, परिवर्तन पंत जी। तो ये प्रसाद जी की है, कई बार आ चुकी है। हिमादितुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। चंद्रगुप्त प्रसाद का जी का नाटक है चंद्रगुप्त, उसी में ये पंक्तियाँ हैं। भारतेंदु का अनुदित नाटक है। अनुदित से अर्थ होता है कि अनुवाद किया गया, किसी और का अनुवाद किया गया है। तो रत्नावली तुलसीदास की जो पत्नी है उन पर आधारित है और ये इनका अनुदित नाटक है। बाकी सभी इनके मौलिक, मौलिक का अर्थ होता है मूल रूप से इन्होंने ही लिखा है, इनके ये स्वयं के लिखे हुए हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का वास्तविक नाम क्या था? 78वां प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का वास्तविक नाम क्या था? महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं, महावीर सहाय द्विवेदी इनका वास्तविक नाम था। स्कूल में जब एडमिशन करवाने गए, कहानी प्रचलित है कि जब गए तो पिताजी ने बताया महावीर प्रसाद द्विवेदी और महावीर सहाय द्विवेदी, लेकिन मास्टर ने महावीर सहाय द्विवेदी न सुनकर प्रसाद द्विवेदी लिख दिया। अब वही नाम प्रचलित हो गया। हालांकि पहले इतना वो नहीं रहता था, इनकी भी कुछ सहमति रही होगी, अन्यथा पहले तो अभी मैं देखता हूँ 15, जब तक आधार कार्ड नहीं बना था तब तक खूब नाम लोग बदलते थे। देवेंद्र सत्यार्थी का उपन्यास दूधगांच, देवेंद्र सत्यार्थी का उपन्यास दूधगांच किस स्थान से संबंधित है? दूधगांच केरल से संबंधित है।
नाथ पंथ पर आधारित रांगे राघव का उपन्यास है। नाथ पंथ पर आधारित रांगे राघव का उपन्यास है लोई का ताना, चीवर, राह न रुकी, जब आवेगी काली घटा। शंकर शेष का नाटक नहीं है। शंकर शेष का नाटक नहीं है तो ये भी है। बंधन अपने अपने, कम कोमल गांधार है, खजुराहो का शिल्पी है, परंतु पांचवा सवार शंकर शेष का नाटक नहीं है। आचार्य शुक्ल का चिंतामणि कितने भागों में है? तो 4 भागों में है। भूषण विरचित शिवराज भूषण, भूषण विरचित शिवराज भूषण किस प्रकार का ग्रंथ है? ये 3750 प्रश्न है, 30 पेपर हैं, सीरियल से आपको कराए जाएंगे। बिल्कुल परेशान मत होइए और उसमें खूब व्याख्या इसी प्रकार की जाएगी। उम्मीद है कि 80 से 90% प्रश्न आपको इसी में से मिल जाएं। भूषण विरचित शिवराज भूषण किस प्रकार का ग्रंथ है? छंद, रस, अलंकार, श्रृंगार, अलंकार संबंधी ग्रंथ है। सखी मयंक तब मुख सम सुंदर, सखी मयंक तब मुख सब सुंदर, पंक्ति में अलंकार है। अनन्वय, ए विकल्प सही है। तुलसीदास ने राम के दरबार में रखने के लिए अर्जी के रूप में किस ग्रंथ की रचना की थी? रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका की रचना की थी। सही विकल्प यहाँ पे विनय पत्रिका होगा। किशोरीलाल गोस्वामी कृत 86 नंबर पे आ गए हैं। किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? तो सन 1900 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। परिंदे निर्मल वर्मा कहानी है, खूब प्रसिद्ध है। परिंदे कहानी को हिंदी की पहली नई कहानी किस आलोचक ने माना है? नामवर सिंह ने माना है। महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की है। सी विकल्प यहाँ पर सही है। जो प्रश्न ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं परंतु महत्वपूर्ण है, उनको ऐसे ही आप याद रखें। छायावाद का विनाश क्यों हुआ? छायावाद का विनाश क्यों हुआ? ये रचना है इलाचंद्र जोशी की। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी शुक्ल जी। इनका जो ये ग्रंथ है इसको अत्यंत परिमार्जित मानते हैं। 1741 में आई थी। गद्य की पहली रचना शुक्ल जी ने माना है। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, कई बार आ चुका अब तक। ये जो 3 पेपर मैंने करवाए लगभग तीनों में है शायद ये प्रश्न। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध है। आधुनिक काल वाले में भी है। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। डी विकल्प सही है। यह पूरा ग्रंथ जाली है। यह पूरा ग्रंथ जाली है। पृथ्वीराज विषयक यह मान्यता किसकी है? तो ये शुक्ल जी की मान्यता है। इन्होंने इसे जाली माना है पूरी तरह से। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम के परिभाषा के प्रस्तोता है। सीधे ऐसे परिभाषा पूछी जाएगी। ये वाह है और ये वी है। आचार्य विश्वनाथ की ये परिभाषा है। नकांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। आज ही रिपीट हो गया क्या ये? भामा का है। भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात हैं? भाषा के जादूगर के रूप में शिवपूजन सहाय विख्यात हैं। ए विकल्प यहाँ पर सही है 95 का। मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है? मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है? विशाख दत्त है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद
किसने कहा है? कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने कहा है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? तो उपनाम वाली क्लास मैंने हिंदी विविध नाम से कराई है, अभी लास्ट क्लास ही है, सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। हिंदी विविध नाम से पड़ी हुई है, उसका जो होम पेज है। मेरे चैनल के होम पर जाइए, जो आपको पढ़ना है। मेरा ऐसा विश्वास है कि एक स्पेशल है और स्पेशल टॉपिक उसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से बताए गए हैं। और रामबाण नोट्स एक बार आप अवश्य पढ़ें, आपके आधे से अधिक कन्फ्यूजन ऐसे ही दूर हो जाएंगे। इसमें जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ कहीं ना कहीं उसमें ज़रूर मिलेंगे आपको, और उसको पढ़ने के बाद आप जब ये पेपर मेरे साथ पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी तैयारी वाकई 2 कदम आगे बढ़ गई है। कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? अंत में समय नहीं मिलता है, अभी लगभग लास्ट है, 30 दिन आपको मिलेंगे, 30 ही दिन बचे हैं एक तरह से मान के चलिए। बीच में एक आध दिन कहीं आना जाना हुआ तो आप ये बिल्कुल भूल जाइए कि 40 दिन है, 42 दिन है, 30 दिन है आपके पास। कलाधर जयशंकर प्रसाद का आरंभिक उपनाम है। दलित साहित्य का चर्चित लेखक कौन है? निराला, कुंवर बेचैन, ओम प्रकाश वाल्मीकि, भारत भूषण अग्रवाल। दलित साहित्य का चर्चित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। अमीर खुसरो की पहेलियाँ तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना। इनकी मुकरियों और पहेलियों का यही उद्देश्य है, लोक व्यवहार की शिक्षा देते हैं। पहेलियाँ हम लोग बचपन में बहुत कहते थे, आजकल के बच्चे तो सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। 102 पर आ गए हैं। इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? उम्मीद है आपको याद आ गया होगा, शुक्ल जी की बात हो रही है, 1929 वाले ग्रंथ की। साहित्य इतिहास लेखन का जो पहला टेस्ट है उसे आप पढ़ें, उसमें ऐसे प्रश्नों की भरमार है, 100 या 125 प्रश्न हैं। साहित्य इतिहास लेखन से आपका कोई प्रश्न गलत ना हो, अन्यथा सही सरल प्रश्न जब गलत होता है तो आप बहुत नीचे जाएंगे। गाथा सप्तशती किसकी रचना है? गाथा सप्तशती हाल कवि की रचना है, सी विकल्प सही है। यशपाल की आत्मकथा है, यशपाल की आत्मकथा है। सिंहावलोकन 3 भागों में, इसके भाग भी पूछे जाते हैं तो ध्यान रखें 3 भाग में है। प्लाट का मोर्चा, प्लाट का मोर्चा रिपोर्ताज के लेखक के नाम क्या है? शमशेर बहादुर सिंह। आनंद कादम्बनी के संपादक थे, आनंद कादम्बनी के संपादक थे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। नवगीत दशक 1, 2, 3, नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था? शंभुनाथ सिंह। अज्ञे नहीं है, नरेश मेहता नहीं है, उमा शंकर तिवारी है। यह नरेश मेहता कई बार पूछा जाता है, ये मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। कामायनी का सबसे छोटा सर्ग है। देखिए, चिंता हमें सबसे छोटी करनी चाहिए, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है, और कामायनी का सबसे छोटा सर्ग इसीलिए रखा गया है कि आप कम से कम चिंता करें। उम्मीद है ऐसे याद रहेगा। निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं के संपादकों के संबंध में असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। बिल्कुल आप ऐसे गोला करें, सुमेलित है, असुमेलित है। पुस्तक वार्ता, पुस्तक वार्ता भारत भारद्वाज। पाखी अपूर्व जोशी। परख शैलेंद्र सागर। ये देखिए, परख है जैनेन्द्र की,
रविवार सुरेंद्र प्रताप सिंह। तो असुमेलित है परख। असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। यथार्थवाद कार्वे, द्वंद्ववाद हीगल, कल्पनावाद कॉलरिज, अंतर्विरोध स्केलोवास्की। ये असुमेलित है। इसका सही विकल्प होना चाहिए अंतर्विरोध। अंतर्विरोध का सिद्धांत दिया है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार भारतेंदु युग वाले पेपर में ये प्रश्न है, वहीं से हमने फिर से उठाया है, महत्वपूर्ण है इसलिए आपको दोबारा बताया गया। रचना काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों के कालक्रम का अनुसार सही क्रम है। तो पिछले पेपर में आपको प्रेमचंद के उपन्यासों की ट्रिक बताई गई थी। सप्रम कानी गकर गोम, सपरम कानी गकर गोम, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। ऐसे आप याद रखेंगे, बिल्कुल कभी गलत नहीं होगा प्रश्न। तो सबसे पहले तो देखिए सपरम गकर गोम, बस हो गया। देख लीजिए कोई भी प्रश्न कोई भी विकल्प गलत नहीं होगा, बस वो फार्मूला याद रखिएगा। 113 नंबर, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास मंगलसूत्र 1936 को उनके पुत्र अमृत राय ने कब पूरा किया? 4 अध्याय लिख के स्वर्गवासी हो गए थे प्रेमचंद जी। अमृत राय ने पूरा किया और 1948 में उसे प्रकाशित करवाया। मॉरीशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? मॉरीशस का प्रेमचंद अभिमन्यु अनंत को कहा जाता है, प्रवासी लेखक हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने छायावादोत्तर कविता का पंथ किसे माना है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने छायावादोत्तर कविता का पंथ किसे माना है? केदारनाथ अग्रवाल जी को माना है। त्रिलोचन प्रगतिवादी थे नहीं। त्रिलोचन प्रगतिवादी थे नहीं। उन्हें ग्रेस मार्क देकर प्रगतिशीलों में शामिल किया गया है। उन्हें ग्रेस मार्क देकर प्रगतिशीलों में शामिल किया गया है। ये कथन है बच्चन सिंह का। बच्चन सिंह ने कहा त्रिलोचन को प्रगतिवादी नहीं थे, उन्हें ग्रेस मार्क दिया गया और उन्हें प्रगतिशीलों में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, शिवमंगल सिंह सुमन के प्रसिद्ध काव्य संग्रह प्रलय सृजन की भूमिका किसने लिखी थी? शिवमंगल सिंह सुमन के प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य ग्रंथ संग्रह प्रलय सृजन की भूमिका किसने लिखी थी? त्रिलोचन शास्त्री, केदारनाथ सिंह, राहुल सांकृत्यायन, गजानन माधव, मुक्तिबोध। राहुल सांकृत्यायन ने उसकी भूमिका लिखी। संसार का दूसरा बड़ा शोक गीत माना जाता है। मिट्टी की बारात को पहला बड़ा शोक गीत माना जाता है, सरोज स्मृति को। 119वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आलोचक ने मुक्तिबोध के काव्य को अपराध भावना अनुसंधान कहा है? निम्नलिखित में से किस आलोचक ने मुक्तिबोध के काव्य को अपराध भावना अनुसंधान कहा है? नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध। तो मुक्तिबोध के काव्य को अपराध भावना अनुसंधान कहा रामविलास शर्मा जी ने। बी विकल्प यहाँ पे सही है। 120, जितने लोग उतने प्रेम, जितने लोग उतने प्रेम नामक काव्य संग्रह के रचनाकार हैं लीलाधर जगोड़ी। पहला ही विकल्प सही है।
निम्नलिखित में से अनामिका का काव्य संग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से अनामिका का काव्य संग्रह नहीं है। गलत पते की चिट्ठी, समय के शहर में, कविता में आँख, एक और दिन। एक और दिन अनामिका का नहीं है, ये राजेश जोशी का है। 122वां प्रश्न है, निम्नलिखित साहित्यकारों और उनके उपनामों से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। देखिए ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं उपनाम से संबंधित, और एक भी प्रश्न आपका हिंदी विविध वाले से सही हो गया, गलत हो गया तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बटरोही लक्ष्मण सिंह बिष्ट, बाबू साहब श्याम सुंदर दास, परदेसी दुष्यंत कुमार, अष्टावक्र नारायण दास। अष्टावक्र ऋषि अष्टावक्र को कहा जाता था, अष्टावक्र ऋषि अष्टावक्र को कहा जाता था। बाकी सभी सही है। बटरोही लक्ष्मण सिंह बिष्ट को बाबू साहब श्याम सुंदर दास कहा नहीं जाता, बाबू श्याम सुंदर दास या बाबू साहब। परदेसी दुष्यंत कुमार गजलकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित में से दुष्यंत कुमार की एक रचना है, गजलों की किताब है, साय में धूप, खूब पूछी जाती है। निम्नलिखित में से किस कवि ने स्वयं को गांधी का बेटा कहा है। निम्नलिखित में से किस कवि ने स्वयं को गांधी का बेटा कहा है, तो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। अंतिम चरण में है साथियों, बिल्कुल सहयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, अपने उन हिंदी साथियों को अवश्य शेयर करें जो हिंदी से संबंधित हैं। 124वां है, धर्मवीर भारती की कविताओं के प्रमुख विषय रूपाशक्ति, उद्यम, काम वासना एवं स्वच्छंद विलास हैं। धर्मवीर भारती की कविताओं के प्रमुख विषय रूपाशक्ति, उद्यम, काम वासना एवं स्वच्छंद विलास है। यह कथन किस विद्वान का है। गणपति चंद्र गुप्त जी का है। सी विकल्प यहाँ पे सही है। प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया है। प्रभा नामक पत्रिका का संपादन हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण शर्मा नवीन इनका नाम है, उपनाम है, प्रभाकर माचवे। तो प्रभा का प्रकाशन कब हुआ था। 1913 में स्टार्ट हुआ था प्रकाशन, लेकिन 21 से 23 तक बालकृष्ण शर्मा जी ने इसका संपादन किया था। उन्नीस से 1923 तक इन्होंने संपादन किया था प्रभा का बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने। आगे की सूचना ये है कि बहुत ही कल उम्मीद है मुहावरा, उसके बाद प्रैक्टिस पेपर 4 पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें भी 125 प्रश्न है, बस यूं ही सीरियल चलता रहेगा और तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अंतिम चरण चल रहा है। और प्रयास करें कि संपूर्ण सिलेबस आप पहले एक बार रामबाण नोट्स से हमारे ज़रूर कवर करें और अपना सहयोग बनाए रखें। होम पेज पे जाइए, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उससे हमारे चैनल पर जुड़ जाइए। कोई भी शंका है, आपको प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप पोस्ट कीजिए पहले तो कोई साथी, नहीं तो हम आपको जवाब देंगे। आज के लिए साथियों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।